Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in course compiler construction. Today we will discuss about lexical analyzer generator, and basically this is the continuation of our previous lectures. In lecture number 12 and 13 we have discussed about the basic idea of lexical analyzer generators, how the regular expression is converted into NFA and then NFA is converted into DFA. Now we are in position to discuss how a regular expression can be constructed into DFA directly without using non-deterministic finite automata. Further, the second major topic that will be under discussion here will be DFA state minimization. So this is the part 4 of this lexical analyzer generator concept. The main topics that will be under discussion here are regular expression to DFA conversion directly. So how can we reduce the concept of NFA in order to convert regular expression to DFA directly. Further, we will calculate different type of functions like nullable, first position, last position, follow position, or simply first pose, last pose, and follow pose. Similarly, the second main topic, the DFA state minimization, will also be discussed here. Further, we will elaborate the concept of time-space trade-offs. ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। जिस तरह के हम प्रीवियसली बात करते चले आ रहे हैं कि हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं आप लिस्ट में देख सकते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें, इंटरेक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर विद पार्सिंग की बात करें और ट्रांजिशन डायग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल. So the design of a lexical analyzer previously 2 to 3 लेक्चर से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है. इनिशियली हमने लेक्चर की बात की और उसके बाद जो है फिर हमने थॉमसन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली इनटू डीएफए. तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये प्रोसेस जो है ये डायरेक्टली परफॉर्म कर सकें. तो सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का आइडिया जो है वो ऑलरेडी हम पहले ले चुके हैं और इसी तरह मिनिमाइज करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकुलर डीएफए. तो ये इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा. ये टॉपिक जो है इसका लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर का, इसको हम यहाँ पे सम अप कर देंगे. सो किस तरह से ये पॉसिबल है, किस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनएफए. So to do this task we have to consider the concept of important states of an NFA. आप जब भी NFA को डिजाइन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं और उन नंबर ऑफ स्टेट्स में बेसिकली कुछ स्टेट्स की जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो बाय यूजिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है. कुछ हमारे पास जो है स्टेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं वाया यूजिंग एम्प्टी स्ट्रिंग्स और कुछ स्टेट्स की कनेक्शन जो है वो वाया यूजिंग सम इनपुट अल्फाबेटिक कैरेक्टर होती है. तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट्स कंसीडर करेंगे किसी भी एनएफए की. द स्टेट्स दैट आर दोज विदाउट एन एम्प्टी ट्रांजिशन. द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एन एनएफए दैट आर दोज विदाउट एन एम्प्टी ट्रांजिशन. कि अगर स्टेट ए है और दूसरी स्टेट बी है तो अगर ए से बी की तरफ आप मूव करना चाहते हैं तो एम्प्टी ट्रांजिशन को यूज किए बगैर अगर आप किसी और लेबल को यूज करते हुए ये एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम इस तरह की स्टेट्स को इंपॉर्टेंट स्टेट्स कंसिडर करेंगे. सो दैट इज इन सिंपल इफ मूव ऑफ एस कॉमा ए, एस representing the state and a representing the particular label other than the empty transition. So if this process of move, this process of transition is not equal to empty set, it means we receive something from here, mean some type of state we get from here for some a, then s is an important state. तो इस तरह के एक स्टेट पे रहते हुए आप एक इनपुट पार्टिकुलर लेटर को रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टेट जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसीडर होगी. सेकेंडली द सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, जिसपे हमने बहुत दफा बात की है. द सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम यूजेस
only the important states when it determines empty closure into move of t, a। इन फंक्शंस के ऊपर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने इनको फाइंड किया था कि पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट्स के ऊपर हम एक पार्टिकुलर इनपुट लेटर ए को यूज करते हुए हम उसकी मूवमेंट्स या उसकी ट्रांजिशंस और विजिटेड स्टेट्स जो है हम उनको फाइंड करते थे, और जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स हमारे पास आती थी उसके ऊपर फिर हम एम्प्टी क्लोजर अप्लाई करके चेक करते थे कि एम्प्टी क्लोजर को यूज करते हुए फर्दर आप किन किन स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज बिलोंग्स टू द सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, और उसका कंसेप्ट भी यही है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे स्पेशल लेबल ए की बात कर रहे हैं या बी की हम बात करेंगे। सो ड्यू टू दिस ड्यू टू द रीजन ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट, हमने यहाँ पे ए लेबल को लिखने की वजह यही है क्योंकि हम ऊपर डिस्कस करके आए कि इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो हैं वो एनएफए की हम कंसीडर करते हैं, और सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम में हम उन्हीं इम्पोर्टेंट स्टेट्स को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये ट्रांजिशंस जो है नंबर ऑफ स्टेट्स की फाइंडिंग जो है वो हम उसको देखते हैं और उसको फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से एक बाकायदा प्रोसीजर के थ्रू, एक बाकायदा एल्गोरिदम के थ्रू हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को डीएफए के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द एनएफए। इसके लिए हमें एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, मीन सिंपली इसका एल्गोरिदम हम यूज करेंगे एंड दिस एल्गोरिदम कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेप्स। The step number 1 says augment the regular expression, और आपके पास जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी आप उसमें एडिशन करेंगे, आप उसमें ऐड करेंगे समथिंग विद अ स्पेशल एंड सिंबल हैश। मीन कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी आप उसके साथ जो है वो हैश सिंबल को ऐड करेंगे टू मेक एक्सेप्टिंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप एक्सेप्टिंग स्टेट्स जो होंगी, जो करस्पॉन्डिंग डीएफए आप बनाएंगे, वो आपकी जो है वो उनको इम्पोर्टेंट कंसिडर करने के लिए हम हैश सिंबल को यूज करेंगे। सो व्हेन यू ऑगमेंट द रेगुलर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग दिस आर, द न्यू एक्सप्रेशन विल बिकम द आर हैश। तो जाहिर बात है आर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, हैश उसकी हमारे पास ऑगमेंटेशन है। सो द टोटल फॉर्म वी विल रिसीव हियर the augmented regular expression in the form of r hash. Secondly, उसके बाद हम क्या करेंगे, we will construct a syntax tree for r hash, कि ये जो regular expression augmented regular expression हमें मिलेगी, हम इसके according जो है वो syntax tree को डिजाइन करेंगे, हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। Step number 3, traverse the tree to construct functions like nullable, first pose, last pose and follow pose. हम ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, हम उसको विजिट करेंगे, उसके हर नोड को विजिट करेंगे और कुछ फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, लाइक दैट nullable, फर्स्ट पोज, लास्ट पोज एंड फॉलो पोज। ये 4 फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी और जिसके ऊपर जो है फाइंडिंग हम करेंगे जो गिवन हमारे पास सिंटैक्स ट्री है जो कि हमने डिजाइन किया होगा ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, तो हम उनकी बेसिस पे फिर इन फंक्शंस को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइनली द स्टेप नंबर 4, वी विल कंस्ट्रक्ट द डीएफए, द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड दिस इज द ultimate result or ultimate output of our process. So we are just converting the regular expression to DFA. So these are the 4 steps. First of all, on a given regular expression, we have to augment that particular regular expression, and after that, for that augmented regular expression, we will design the syntax tree, and from that particular syntax tree, we will find or calculate the values of some functions like nullable, first pose, last pose and follow pose, and finally we will construct the DFA, and this is the ultimate goal of this process. अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं, ये चारों स्टेप्स जो हैं हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा है। So in step number 1, augment the regular expression r with a special end symbol hash to make accepting states important, mean the new expression is r hash. तो जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है,
हमने दोनों नोटेशंस जो है वो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी होल स्टार ए बी बी, दिस इज द पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसकी ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑगमेंटेड फॉर्म जो है वो भी हमने उसके नीचे लिखी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं a or b whole star ABB hash. So we are just applying the hash symbol at the end of the regular expression in order to make the design of augmented regular expression in the form of R hash. तो इस तरह से हमने इसको augmented regular expression के अंदर जो है वो उसको convert कर दिया है। Secondly, step number 2, हम annotate करेंगे अपने tree को, construct a syntax tree for the R hash. For example, for the given regular expression that we have just seen in previous slide, the A or B whole star ABB, ये हमारी regular expression है और simply अब हमने augmented regular expression बना ली है इसकी basis पे। अब हम इसके ऊपर जो है इसको देखते हुए, इसकी लीव्स को देखते हुए हम जो है यहाँ पे अब सिंटैक्स ट्री जो है वो उसको जनरेट कर रहे हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हमने इसी को यूज करते हुए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ए और बी इन दो लीव्स को हमने यूज किया है। उसके बाद जो है हमने इनके ऊपर स्टैरिक अप्लाई किया है, फिर हमने जो है उसमें concatenation की है with A के साथ, again concatenation with B, again concatenation with B and again concatenation with hash symbol. So A और B whole star, तो हमने यहाँ से फर्स्ट A को पिक किया, उसके बाद हमने इस सेकंड B को पिक किया और इन दोनों को कंबाइन किया है by using the pipe sign or the OR operator. So this becomes the A और B। उसके बाद अब इस A और B के ऊपर होल स्टार आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने स्टार अप्लाई किया है। अब यहां तक हमारे पास जो ट्री नोटेशन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है A और B होल स्टार। अब हम इसके साथ जो है वो कंकेट करेंगे लेबल A को, तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट साइड जो है ये हमारे पास A और B होल स्टार को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने यहाँ पे लीफ नोड ए के तौर पे लेबल जो है वो उसको यूज किया है और इनको कंबाइन किया है, मीन इनको कंकेट किया है। सो ए और बी होल स्टार इज कंकेटिनेटेड विद दिस लेबल ए। तो ये आप देख सकते हैं कि ए को और इस कंप्लीट साइड को ए और बी होल स्टार को हमने यहाँ पे कंकेट किया। ओके, आफ्टर दैट दिस रिजल्ट ए और बी होल स्टार, ए जो है अब कंकेट होगा नेक्स्ट लेटर के साथ यानी कि बी के साथ, तो उसको हमने फिर कंकेट किया है, इस मुकम्मल रिजल्ट को कंकेट किया है नेक्स्ट लेटर यानी बी के साथ। एंड फाइनली के आखिरी जो लेटर है हमारे पास कैरेक्टर लेबल बी जो है उसको फिर फर्दर हमने कंकेट किया है यहाँ पे लेबल बी के साथ। एंड फाइनली जब हमने इसको ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया था तो वहां पे हमने इसमें हैश सिंबल जो है उसको यूज किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इस हैश सिंबल को अपनी ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हम उसको कंकेट कर रहे हैं अपनी रिमेनिंग पार्ट जो कि हम यहाँ से प्रोसेस कर चुके हैं। सो इन दिस वे द सिंटैक्स ट्री इज कंस्ट्रक्टेड और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ नोड्स हैं, कुछ स्पेशलिटीज हैं जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिंबल आपको जो नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाइप साइन को या चॉइस को, या हमारे पास इसको अल्टरनेशन का हम नाम देते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज द अल्टरनेशन। इसके इसी तरह जो स्टेरिक है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजर को, और ये जो डॉट सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, फिल्ड सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंकैटिनेशन को। Basically, for concatenation, we have no particular symbols in our augmented regular expressions, but just to denote the process of concatenation, we are applying here the filled circle or the dot. तो इसलिए हमने यहाँ पे इन डॉट को लगा के इनके साथ जो है वो बाकी लीव्स जो है उनको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। So this is the second step to in order to convert RE into DFA directly. अब स्टिल हमने इसके ऊपर कुछ और प्रोसेस भी करना है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे
कि ये ट्री की कंस्ट्रक्शन तो अब हमारे पास हो चुकी है। नेक्स्ट हमने इसको लेबल किया है। आप देख सकते हैं प्रीवियसली हमारे पास जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये ट्री तो बन गया है। अब हम इसके जो नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं, जिस तरह ये लेबल ए है हमारे पास, लेबल बी है, ए है, बी है, हैश है, हम इनको प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम लीफ नोड्स को नंबर्स दिया है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। सो क्योंकि हमने इस लीफ को सबसे पहले यूज किया था, हम इसका नंबर 1 राइट कर रहे हैं। हमने इस बी को उसके बाद यूज किया था, हम इसका नंबर 2 राइट कर रहे हैं। दिस इज द ए एंड वी आर राइटिंग हियर द नंबर 3. This one B has the number 4. 5 number is assigned to that particular B symbol, और finally 6 number जो है वो हमने इस hash symbol को दिया. So according to sequence and according to sequence of generation construction, we have given the names, given the labels, given the numbers to particular leaves in our syntax tree. So 1 2 3 4 5 6 ये तमाम क्या है, लीव्स हैं। लीव्स के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर्स हैं, या हम इनको पोजीशन नंबर्स काउंट करते हैं। एंड फॉर लीव्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा लीफ नहीं है जो कि आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करे। सो दैट्स इज द रीजन कि एम्प्टी ना होने की वजह से जो है हम इनको यहाँ पे लेबल करते जा रहे हैं। मीन जितने लीव आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इनको ऑर्डर के अंदर इनको नंबरिंग कर देनी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में। दो प्रोसेस हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड we have the regular expression and we have to augment that particular regular expression, and secondly we have to construct the syntax tree for that particular augmented regular expression. So third one क्या था कि हम कुछ functions को calculate करेंगे। अब हम उन functions के बारे में bit information जो है, bit definitions जो है उसको हम देखते हैं। From regular expression to DFA directly, this is the topic, and nullable, first pose, last pose, follow pose. These are the functions that have to be calculated. So nullable of n representing a particular node. Okay, कि एक particular node पे जिसके बारे में आप उसकी find करना चाहते हैं, उसकी importance के क्या वो nullable है। So the subtree at node n mean हम कंप्लीट ट्री की बात नहीं कर रहे। आपके कंप्लीट ट्री का एक पोर्शन, एक जो हमारे पास सेक्शन है उसका मीन लिटिल बिट पार्शियल पार्ट है हमारे पास ट्री का, हम उसको सब ट्री कंसीडर करते हैं। सो द सब ट्री एट नोड एन, किसी भी पार्टिकुलर लेवल के ऊपर, किसी भी पार्टिकुलर नोड के ऊपर, द सब ट्री दैट जनरेट्स लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। कि आपके ट्री में किसी पार्टिकुलर नोड पे ये पॉसिबिलिटी देखी जाएगी कि क्या वो नल स्ट्रिंग जो है, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो उसको जनरेट कर सकता है या नहीं। अगर वो पार्टिकुलर नोड एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो हम उसको नलेबल कंसीडर करेंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे और फर्दर इसका आइडिया जो है वो आपका और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वन, फर्स्ट पोज ऑफ एन। So it means n representing here some type of node. So set of positions that can match the first symbol of a string generated by the subtree at node. कि इसमें हम कुछ set of positions की बात करेंगे जिनको हमने find करना है, और इनको हम find करेंगे first symbol की basis पे। और इसी तरह हमारे पास जो है लास्ट पोजीशन ऑफ n क्या होगी, द सेट ऑफ पोजीशंस दैट कैन मैच द लास्ट सिंबल ऑफ अ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय द सबट्री एट नोड n। कि हम एक पार्टिकुलर नोड n पे फर्स्ट पोज और लास्ट पोज को फाइंड करने के लिए इसकी कुछ बेसिक एंट्रीज या सेट ऑफ पोजीशंस जो है वो हम उनको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पोजीशन के लिए हम फर्स्ट सिंबल कंसिडर करेंगे किसी भी स्ट्रिंग का, और लास्ट पोजीशन ऑफ एंड फाइंड करने के लिए हम किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट सिंबल जो है वो उसको फाइंड करेंगे। अगेन हम विद एग्जांपल इसको सॉल्व आउट करेंगे, और तो फिर इनकी डेफिनेशंस जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। After that we will find the follow pose of I representing the particular value। अब हम नोड की बात नहीं कर रहे, अब हम नोड के ऊपर
मौजूद वैल्यूज जो हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सो द सेट ऑफ पोजीशंस दैट कैन फॉलो पोजीशन आई इन द ट्री, कि हमारे पास ट्री के अंदर पार्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं वो फर्दर किन वैल्यूज को फॉलो कर सकती हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इनकी डेफिनेशंस जो है वो हमें क्लियर होंगी बाय यूज ऑफ एन एग्जांपल। फर्दर इन प्रोसेसेस को कैलकुलेट करने के लिए, इन फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नलेबल फंक्शन, द फर्स्ट पोस्ट फंक्शन एंड द लास्ट पोस्ट फंक्शन। इसमें फॉलो पोस्ट मिसिंग है। फॉलो पोस्ट के लिए हम फर्दर और हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम फॉलो पोजीशंस को फाइंड करते हैं। Okay, so in it we have the 4 column table, first column representing the node n। okay, उसी के ऊपर हमने बात की है, हम बार बार ये बात कर रहे थे कि पार्टिकुलर नोड n की बात कर रहे हैं, नलेबल की बात करें, फर्स्ट पोजीशन की बात करें, लास्ट पोजीशन की बात करें, तो इसमें जो की है वो हमारे पास नोड है। So this column will represent the node n values, ये इसकी possibilities है, and then nullable of n, first position of n and last position of n। अब हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या नोड n पे जो वैल्यू है हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, या उसका क्या मीनिंग है। हमारे पास एक पार्टिकुलर नोड के ऊपर जो है वो वैल्यूज की पॉसिबिलिटी जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। हमारे पास लीफ हो सकता है, और लीफ में भी एम्प्टी स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटी है, या लीफ के अंदर जो है वो पार्टिकुलर वैल्यू की, या पार्टिकुलर हमारे पास जो है लीफ का जो सिंबल है उसकी पॉसिबिलिटी है। अब कंफर्म है कि हमारे पास अगर एक लीफ एम्प्टी स्ट्रिंग है, इटसेल्फ एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है उसकी नलेबल पोजीशन जो है या उसकी नलेबल क्वालिटी जो है वो ट्रू है। और इसके बरक्स जो है हमारे पास लीफ ऑफ आई जो है, ये पार्टिकुलर लेबल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसकी नलेबल जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हमारे पास फॉल्स होगी। इसी तरह जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं उनकी फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन जो है वो एम्प्टी सेट रिटर्न होते हैं, मीन वी हैव नथिंग इन फर्स्ट पोज और लास्ट पोज। और लेकिन लीफ ऑफ आई के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन होगी या लास्ट पोजीशन होगी वो बेसिकली हमारे पास यही लीव्स होंगे। सो लीफ ऑफ आई अगर हमारे पास यहाँ पे लेबल ए है, तो इसका मतलब है कि किसी लीफ ए के लिए जो उसकी फर्स्ट पोजीशन जब हम फाइंड करेंगे तो वो ए इटसेल्फ ही उसका फर्स्ट पोज बन जाएगा, और ए इटसेल्फ ही उसका लास्ट पोज बन जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पे आई नोटेशन को यूज किया है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने उसको राइट कर दिया है। इफ आवर लीफ लेबल इज आई, देन दिस आई विल बी द फर्स्ट पोज ऑफ दैट पार्टिकुलर नोड एंड द लास्ट पोज एज वेल, कि लास्ट पोज के अंदर भी उसकी वैल्यू आई इटसेल्फ जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो पार्टिकुलर नोड है वो और फॉर्म में भी हो सकता है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि और ऑपरेटर हमने यूज किया है। सो वी हैव टू साइड्स C1 एंड C2, we have two wings or two leaves, one is represented as C1, other one is represented by C2। okay, so if this is the case, आप जानते हैं कि जो और है वो चॉइस बताता है आपको कि अगर आपके पास आइदर साइड जो है इसकी अगर नलेबल होगी तो ओवरऑल इसका स्कोर जो है वो हम नलेबल कंसीडर करेंगे। मीन अगर हमारे पास C1 की वैल्यू नलेबल है या C2 की वैल्यू जो है वो नलेबल है, तो इस पार्टिकुलर नोड की वैल्यू हमारे पास जो है वो नलेबल कंसीडर होगी, क्योंकि यहाँ पे चॉइस है, मीन और है। इसी तरह इस पार्टिकुलर नोड पे, मीन इस पोजीशन पे और पोजीशन पे जब हम इसका फर्स्ट पोज फाइंड करेंगे तो उसका रूल जो है हमारे पास क्या होगा कि C1 की फर्स्ट पोजीशन को यूनियन करेंगे आप C2 की फर्स्ट पोजीशन के साथ। सो इट मीन कि ये C1 लीफ जो है और इसी तरह C2 लीफ जो है इसका कोई ना कोई फर्स्ट होगा, और इसी तरह C2 का भी हम कोई ना कोई फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो जब आप इन दोनों को यूनियन करेंगे, C1 का यूनियन और C2 का यूनियन जो है उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली इस पार्टिकुलर नोड के लिए फर्स्ट पोज बन जाएगी।
और इसी तरह इसी के लिए, इसी नोड के लिए जब आप उसकी लास्ट पोजीशन फाइंड करना चाहेंगे तो रूल सेम है, लेकिन अब आप फर्स्ट पोजीशन के मुकाबले में लास्ट पोजीशन को यूज करेंगे। सो लास्ट पोजीशन ऑफ C1 एंड लास्ट पोजीशन ऑफ C2, हम इन दोनों को यूनियन करेंगे और उसकी यूनियन का जो रिजल्ट होगा हम इस पार्टिकुलर नोड के लिए उसकी वैल्यू जो उसको राइट कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ट्री में क्या हो सकती है, हम ये ट्री के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं क्योंकि हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टेड ट्री जिसको हमने भी कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये हमारे पास जो नोड है ये रिप्रेजेंट करता है कंकैटिनेशन को। सो if this is the form, or if this is the partial form of your given tree, that there is some concatenated node and we have two wings or leaves C1 and C2, तो इसकी नलेबल कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास C1 नलेबल होगा और C2 जो है वो भी नलेबल होगा तो डेफिनेटली ये हमारे पास कंकैटिनेटेड नोड जो है इसके ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास वो नलेबल कंसीडर होगी, क्योंकि ये कंकैटिनेशन जो है वो एज अ एंड ऑपरेटर हमारे पास हमारे लिए काम कर रहा है, तो इसलिए दोनों की पॉसिबिलिटी C1 और C2 की नलेबल अगर होगी तो उस केस में जो हमारे पास है हम इसकी वैल्यू को नलेबल कंसीडर करेंगे। अगर हमें इसका फर्स्ट पोज फाइंड करना पड़ेगा तो उसकी फॉर्मूलेशन क्या है? इफ नलेबल ऑफ C1, के इसमें इसकी टू लीव्स है और C1 रिप्रेजेंट करता है इसकी लेफ्ट लीफ को, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर C1 इसके पास अगर ये नलेबल है, मीन C1 आपको एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहा है, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूलेशन है वो क्या है? फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1 यूनियन विद फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2। तो C1 और C2 जो है इन दोनों की जो फर्स्ट पोजीशन है उनको आप फाइंड करेंगे, उनका यूनियन लेंगे और इस कंकैटिनेशन नोड जो है इसकी फर्स्ट के तौर पे उसको राइट कर देंगे। ये हम देखेंगे हम किस तरह से राइट करते हैं, जस्ट हम थोड़ा सा इसके रूल्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर पार्टिकुलर नोड के ऊपर आप उसका कैसे फर्स्ट पोज और लास्ट पोज जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास C1 इसका जो है वो नलेबल नहीं होगा तो फिर हम इस कंडीशन को रॉन्ग होने की बेसिस पे हम एल्स में जाएंगे और फिर जो C1 का फर्स्ट पोज है उसी को बेसिकली हम यहाँ से पिक करके हम इस कंकैटिनेटेड नोड के फर्स्ट के तौर पे यहाँ पे राइट कर देंगे। एंड सिमिलर इज द केस विद C2, इफ नलेबल C2, जब हम लास्ट पोज फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास C2 नलेबल है तो फिर हम इस कंकैटिनेशन नोड का किस तरह से लास्ट पोज फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द लास्ट पोज एज लास्ट पोज ऑफ C1 यूनियन लास्ट पोज ऑफ C2, कि C2 और C1 और C2 का जो लास्ट पोज है आप उन दोनों को यूनियन करेंगे और ये कंकैटिनेशन नोड की लास्ट के तौर पे उसकी राइट साइड पे आप यहाँ पे उसको राइट कर देंगे। एंड इफ C2 इज नॉट नलेबल, अगर हमें यहाँ से कोई नलेबल वैल्यू नहीं मिलती तो डेफिनेटली हम कंडीशन को बाईपास करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे, एल्स पोर्शन में जाएंगे और C2 की जो लास्ट पोजीशन होगी हम उसी वैल्यू को आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ पे कंकैटिनेशन नोड की लास्ट वैल्यू के तौर पे, लास्ट पोजीशन वैल्यू के तौर पे हम उसको यूज करेंगे। ओके, एंड फाइनली इफ दिस इज द केस that we have the static and below it we have the C1, there is some type of leaf, then it mean because this is the static node and definitely this has the quality of nullable, so the nullable value of it is true। और इसी तरह फर्स्ट पोज की अगर बात करें तो जो C1 का फर्स्ट पोज होगा वो स्टैटिक को भी वही मिलेगा, वही ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो C1 का फर्स्ट पोज जो है वो स्टैटिक का फर्स्ट पोज बन जाएगा और इसी तरह C1 का जो लास्ट पोज होगा वही वाला हम कॉपी कर देंगे स्टैटिक के जो है वो लास्ट पोज के तौर पे। अब इन रूल्स को देखने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्चुअली जो है वो इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ आवर गिवन ट्री। अब आप देखें उसी ट्री को हमने यहाँ पे रीडिजाइन कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेबल भी अब आपके सामने है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जिसकी बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेट करनी है डिफरेंट फंक्शन की वैल्यूज जो हैं, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे
पहला प्रोसेस ये करना है कि जो लीव्स को नंबर हमने दिए थे, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैव द वैल्यू ऑफ a as 1, b has the value as 2, a has the value as 3, b की वैल्यू 4 थी, नेक्स्ट b की वैल्यू 5 है और लास्ट हैश सिंबल की वैल्यू हमारे पास 6 है। सबसे पहले हमने इन लीव्स की फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज जो है उसको फाइंड किया है। तो आप देख सकते हैं हमने रूल पढ़ा है अभी कि किसी भी पार्टिकुलर लीव की अगर आपने फर्स्ट और लास्ट फाइंड करनी हो तो उसका रूल क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज द कॉलम कि जिसमें से हम वो पार्टिकुलर पैटर्न जो है वो उसको पिक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीफ ऑफ एम्प्टी, ये कंसीडर नहीं कर सकते हम। लीफ ऑफ आई, ये वो पार्टिकुलर नोड है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लीफ ऑफ आई मीन लीफ ऑफ एनी सिंबल। हमारे पास यहाँ पे लीफ ए है, हमारे पास यहाँ पे लीफ बी है, या जितने भी आपको यहाँ पे लीफ नजर आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये रूल आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जो भी ये लीफ होगा उसका फर्स्ट पोज भी ये नंबर इटसेल्फ होगा और इसी लीफ का ये जो नेम है इसका लास्ट पोजीशन भी वो इसी का पार्टिकुलर वही नेम होगा। सो इफ दिस ए हैज द वैल्यू ऑफ 1, तो यही 1 जो है वो इसकी फर्स्ट पोजीशन में भी आएगा और यही 1 जो है हमारे पास इसकी लास्ट पोजीशन में भी आएगा। इसी तरह फिर बी के लिए भी हमने इस 2 को पिक किया है और इसका फर्स्ट और लास्ट पोज भी 2 ही होगा और फिर रिमेनिंग जितने भी लीव्स हैं उनको हमने इसी ऑर्डर के अंदर जो है वैल्यूज उनकी कैलकुलेट की हैं। सो दिस ए हैज वैल्यू ऑफ फर्स्ट पोज एज 3 एंड लास्ट पोज वैल्यू एज 3, इसको नंबर 4 फर्स्ट लास्ट पोज में आप देख रहे हैं, इसका नंबर 5 है और फाइनली इसका नंबर जो है वो 6 है। सो किसी भी सिंबल की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो फर्स्ट पोज के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज है हम उसको लास्ट पोज के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हम स्टेप नंबर 3 जो है ट्री की कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब उसकी एवेल्युएशन या कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो हम स्टेप नंबर 3 को यूज कर रहे हैं, मीन ट्रैवर्सिंग द ट्री टू कंस्ट्रक्ट फंक्शंस लाइक नलेबल, फर्स्ट पोज, लास्ट पोज एंड फॉलो पोज। तो फॉलो पोज की फिलहाल बात नहीं कर रहे, बाकी रिमेनिंग 3 फंक्शन है और स्पेशली हम फर्स्ट और लास्ट पोज जो है वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं इनकी बेसिस पे। तो फर्स्टली आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट और लास्ट पोज जो है वो हमने यहाँ पे इस ट्री के अगेंस्ट जो है उसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वन वी हैव दिस रूल कि इस पार्टिकुलर नोड के ऊपर हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यूज को फर्स्ट और लास्ट की। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी पार्टिकुलर नोड पे उसकी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखेंगे वो उसका फर्स्ट पोज है और उसकी राइट पे जो वैल्यू लिखेंगे वो उसका हमारे पास जो है वो लास्ट पोज कंसिडर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हमारे पास जो पार्टिकुलर पैटर्न यहाँ से मैच हो रहा है हमारे पास नोड एन में से वो ये है और विद 2 लीव्स C1 एंड C2। अगर हमारे पास ये पैटर्न है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही पैटर्न हमारे पास बनता है, तो इनकी बेसिस पे हमने इसका फर्स्ट और लास्ट पोज कैसे फाइंड किया है। तो आप देख सकते हैं, सो इफ दिस इज द केस then the first pose of n will be calculated as first pose of C1 union with first pose of C2 के C1 जो कि हमारे पास ये इसकी लेफ्ट विंग है और इसी तरह C2 जो है वो इसकी राइट विंग है, इनके दोनों के जो फर्स्ट पोज है उनको आप यूनियन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो C1 है ये साइड, इसका फर्स्ट पोज हमारे पास ये 1 है और इसी तरह जो C2 है इसका फर्स्ट पोज हमारे पास ये 2 है। तो जब हमने इन दोनों को यूनियन किया इस 1 और 2 को, तो हमने इनको 1 और 2 बनाया और इन्हीं 1 2 को हमने यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोजीशन में राइट कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन दिस इज क्लियर, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ पैटर्न इन योर ट्री और लीफ में C1 C2 है तो उसकी फर्स्ट पोज कैसे फाइंड करेंगे कि इसके दोनों लीव्स का जो फर्स्ट है उसका यूनियन कर लेंगे। तो यहां से हमने फाइंड किया दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, सो वी हैव टू मेक द यूनियन ऑफ दीज 2, सो दिस विल बिकम द 1 एंड 2। इसी तरह हमने इसका फिर लास्ट पोज फाइंड किया है, फार्मूलेशन इज सेम बट वी आर जस्ट यूजिंग द लास्ट पोजीशन वैल्यू। सो लास्ट पोज ऑफ C1 यूनियन विद लास्ट पोज ऑफ C2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C1 का जो लास्ट पोजीशन है वो 1 है
और C2 की जो लास्ट पोजीशन है वो हमारे पास वो भी 2 है। सो इट मीन 1 एंड 2 अगेन हम इनको यूनियन करेंगे, लेकिन अब ये लास्ट पोजीशन वाले 1 2 हैं, तो जब इनको यूनियन करके हम आगे लेके जाएंगे तो ये इस और पोजीशन के लिए एज अ लास्ट पोज के तौर पे कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस 1 एंड 2 विल बिकम हियर विल बी यूनियन हियर, सो 1 2 हमारे पास जो है वो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमने स्टेरिक नोड को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास जो पैटर्न्स दिए गए टेबल के अंदर वो कौन सा मैच हो रहा है। तो डेफिनेटली यू हैव दिस पैटर्न स्टेरिक, और C1 जो है वो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो उसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो फार्मूलेशन आप देख सकते हैं कि स्टेरिक और C1 है उसके नीचे, और हम कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट पोज कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट पोज ऑफ C1 जो है वो C1 का जो फर्स्ट पोज है वही बेसिकली हमारे पास स्टार का फर्स्ट पोज होगा, और जो C1 का लास्ट पोज है वही हमारे पास जो है स्टैरिक का लास्ट पोज होगा। सो दिस इज क्लियर एंड सिंपल कि यहाँ पे ये स्टैरिक है और इसके नीचे जो हमारे पास कैलकुलेट हुई है और के ऊपर वैल्यू ये इसका C1 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कि ये जो 1 2 फर्स्ट है हमारे पास मीन C1 का, वो हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे स्टैरिक के फर्स्ट के तौर पे, तो हमें यहाँ पे 1 2 मिलेगा। और इसी तरह हमारे पास जो इसकी लास्ट पोजीशन है यानी कि 1 2 हमें मिला है यहाँ पे C1 के, उसी को हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे स्टैरिक की लास्ट पोजीशन के तौर पे। सो वी विल हैव नाउ 1 एंड 2 वैल्यू है। उसके बाद हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, तो नेक्स्ट नोड पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कंकैटिनेशन नोड है। अब आप देखें कि आपके पास कौन सा ऐसा पैटर्न है आपके टेबल में जिसको मैच कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास ये सेकंड लास्ट पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसमें से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलेशन हमने यूज की है, वो आप देख सकते हैं। इफ C1 is nullable then compute the value in this way, कि अगर हमारे पास C1 nullable है, तो पहली बात है इस कंकैटिनेटेड नोड के ऊपर इसकी लेफ्ट साइड चेक करें जो कि C1 है, तो क्या ये जो है वो nullable है। तो nullable का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके पास ऐसा पार्टिकुलर नोड है जिस तरह यहाँ पे स्टैरिक है, तो स्टैरिक का मतलब किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू और इंस्टेंस जो है उसकी एग्जिस्टेंस 0 और मोर टाइम जो है वो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैरिक के साथ। तो इट मीन इफ यू हैव स्टैरिक हियर देन इट मीन यू मे हैव द वैल्यू ऑफ नलेबल ट्रू। तो इसका मतलब है कि हमारे पास C1 नलेबल है। जब हमने कंडीशन को चेक किया तो इसकी लेफ्ट साइड पे स्टार है, तो हम ये कहेंगे ये कंडीशन ट्रू है। सो C1 इज nullable। तो हम क्या करेंगे, C1 का फर्स्ट पोज C2 का फर्स्ट पोज इन दोनों को यूनियन करेंगे और इस कंकैटिनेटेड नोड की फर्स्ट के तौर पर राइट कर देंगे। तो जब हमने इसका C1 चेक किया उसका फर्स्ट पोज जो है वो 1 2 है, और इसी कंकैटिनेटेड नोड का जो लास्ट पोज है सॉरी C2 है उसका जो फर्स्ट पोज है वो 3 है। सो C1 एंड C2 इन दोनों की फर्स्ट पोजीशन में वैल्यूज जो है वो 1 2 और 3 है। उन दोनों वैल्यूज को हमने पिक किया, तो ये हमारे पास जो थी ये 1 2 3 का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिला। इसी तरह हम लास्ट पोज कैसे फाइंड करेंगे, इफ nullable C2, तो जब हमने इसका राइट C2 चेक किया तो वो nullable नहीं है, इसका मतलब है कंडीशन रॉन्ग है। हम इसको इग्नोर करेंगे कंडीशन को, एल्स में जाएंगे और जो C2 की लास्ट पोजीशन होगी उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे यहाँ पे। सो दिस 3 विल बिकम द लास्ट पोजीशन ऑफ दिस कंकैटिनेटेड नोड। उसके बाद हम नेक्स्ट गए, हमने इस कंकैटिनेटेड नोड के ऊपर चेक किया नेक्स्ट वन। अगेन दिस पैटर्न हैज द सेकंड लास्ट लाइन, कि इसको हम देख सकते हैं। हम इसको अगेन जब चेक करेंगे तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसका लेफ्ट जो है वो C1 है, राइट जो है हमारे पास वो C2 है, तो क्या इसका C1 जो है वो nullable है। तो जब हमने इसकी लेफ्ट साइड पे चेक किया तो उसमें फर्दर हमारे पास 2 ब्रांचेस आपको यहाँ पे इस नोड के ऊपर नजर आ रही हैं, दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2। तो अब यहाँ पे C1 तो nullable है लेकिन C2 जो है वो nullable नहीं है। सो इट मीन
overall this side cannot give you the value of nullable. It mean कि आपको जो है वो इसकी मुकम्मल तौर पे आप इस साइड को nullable कंसीडर नहीं कर सकते. सो इट मीन कि ये सीएबल C1 की जो nullable क्वालिटी थी वो रॉन्ग हो गई है. अब हम डेफिनेटली एल्स में जाएंगे और जो C1 की फर्स्ट पोजीशन है उसको हम पिक करेंगे और उसको यहाँ पे कंकैटिनेटेड नोड की लेफ्ट पे लिख देंगे. तो हमने यहाँ पे 1 2 3 को पिक करेंगे और यहाँ पे कंकैटिनेशन नोड में हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट के तौर पे राइट कर देंगे. एंड सिमिलरली इस कंकैटिनेशन नोड की राइट साइड पे अगर देखें C2 में तो क्या ये C2 जो है वो नलेबल है? तो अगेन ये नलेबल नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन रॉन्ग है तो हम एल्स पोर्शन में जाएंगे और C2 की जो लास्ट पोजीशन है यानी कि 4 उसको उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. सो दिस कंकैटिनेटेड नोड will have the first post values as 1 2 3 and the last post value as the 4. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. फर्दर जब हम प्रोसेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 वैल्यूज जो है वो सिमिलरली इसी तरह जब इस नोड पे कैलकुलेट होंगी तो इसकी लेफ्ट साइड या C1 जो है उसमें हमारे पास जो है अब ये nullable क्वालिटी इसकी रॉन्ग है. सो इफ nullable ऑफ C1 इज ट्रू जो कि ट्रू नहीं है तो फिर इसका मतलब हम एल्स पोर्शन में जाएंगे और C1 की जो फर्स्ट पोजीशन है उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे. सो दिस 1 2 3 विल बी कॉपी हियर एंड similarly at C2 we have no nullable value so this 5 value will be transformed to here. तो इस तरह नेक्स्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 इस कंकैटिनेटेड नोड के लिए एज अ फर्स्ट पोजीशन काम कर रही है और 5 वैल्यू जो हमने यहाँ पे इसकी एज अ लास्ट नोड लास्ट पोज के तौर पे वैल्यू इसकी कैलकुलेट की है. फाइनली द लास्ट नोड और इसमें भी आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स कुछ रिपीट हो रहे हैं कि इसकी जब हमने C1 और C2 को चेक किया तो C1 जो है वो आपको nullable वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू जो है 1 2 3 वो कॉपी करेंगे यहाँ पे एज इट इज यूज करेंगे. सो इफ C1 इज nullable and in this case this is not nullable we will go into the else portion and the first pose of C1 will have the value of this particular node. So this 1 2 3 will be copy here and this 6 will be copy to here. तो इस तरह हम जो है सक्सेसफुली हमने इनको लेबल कर दिया है. फर्दर अब अगर हम आगे हमारे पास कोई नोड नहीं है तो ये प्रोसेस इस तरह से हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया. मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट पोज और लास्ट पोज को फाइंड करने का जो मेथड है वो आपको समझ आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉलो पोजीशन की कि फर्स्ट और लास्ट पोज फाइंड करने के बाद फॉलो पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. इसमें जो nullable है, nullable की हमने बार बार बात की है कि हमने सिर्फ ये चेक करना है कि एक पार्टिकुलर पोजीशन पे किसी नोड के लिए उसकी कोई भी लीफ साइड जो है क्या वो nullable वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है या नहीं. तो डेफिनेटली जहां पे हम स्टैरिक को यूज करते हैं जिस तरह आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमने इसको लेबल किया है कि जहां पे आप स्टैरिक को यूज करेंगे इट मीन इट कैन हैव द nullable वैल्यू एज ट्रू. तो अदरवाइज हमारे पास nullable की वैल्यू जो है वो फॉल्स है. अब ये केस हमने देखा था स्टैरिक और इसके नीचे C1 इन द फॉर्म ऑफ लीफ. तो हमने कहा था कि चूंकि यहाँ पे स्टार हम यूज कर रहे हैं तो ये ट्रू है. हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसकी nullable क्वालिटी हमारे पास जो है वो ट्रू है. अब हम बात करेंगे फॉलो पोजीशन की. तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि फॉलो पोजीशन जो है इसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है कि किस तरह से हम फॉलो पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए आपको ओनली टू नोड्स जो है उनको कंसीडर करना है. जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने फाइनली ट्री कंस्ट्रक्ट किया है इसमें आपके पास लीफ नोड्स भी हैं, इसमें आपके पास और नोड्स भी हैं, इसमें आपके पास स्टार नोड्स भी हैं, इसमें आपके पास कंकैटिनेटेड नोड्स भी हैं. लेकिन अब हमने इनमें से सिर्फ दो नोड्स जो हैं एक आपके पास स्टार नोड होगा और सेकेंडली आपके पास जो है वो कंकैटिनेटेड नोड होगा. हम इन दो नोड्स को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फॉलो पोजीशन. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है इसको कंकैटिनेशन को पार्टिकुलरली कैट नोड का नाम देंगे. तो हम इस कैट नोड और स्टार नोड जो है
इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसीजर देखेंगे कि हम इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर we have to calculate follow position, and this is the process for each node n in the tree के हम हर नोड चेक करेंगे, लेकिन हर पार्टिकुलर नोड में भी सिर्फ 2 पार्टिकुलर नोड्स जो है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, वन इज कैट नोड, अदर वन इज स्टार नोड। तो कैट नोड की फार्मूलेशन या प्रोसेस क्या है? इफ n is a cat node with left child C1 and right child C2, तो ये तो हम देखते हैं कि कैट नोड के ऊपर हमारे पास, अगर हम इस कैट नोड की बात करें तो इसका C1 इसकी लेफ्ट है, C2 इसकी राइट है। इस कंकैटिनेटेड नोड की बात करें तो C1 इसका लेफ्ट है और ये इसका जो है हमारे पास वो C2 होगा। So for that, if n is a cat node with left child C1 and right child C2, then for each I in last position of C1, तो हम C1 की लास्ट पोजीशन की हर एक एंट्री के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंकैटिनेटेड नोड की बात कर रहे हैं तो ये इसका C1 है, C1 की लास्ट पोजीशन की हर एक एंट्री के लिए, तो अब जाहिर बात है ये इसकी लास्ट पोजीशन है और उसमें 2 एंट्रीज हैं और एक एंट्री हमारे पास 1 है और एक एंट्री हमारे पास जो है वो 2 है। तो हम कैसे इसको प्रोसेस करेंगे? सो if n is a cat node with left child C1 and right child C2, then for each I in last position of C1, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉलो पोजीशन को? फॉलो पोजीशन ऑफ I यूनियन विद फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2, कि इसके C2 की जो फर्स्ट पोजीशन है उसको आप यूनियन करेंगे जो इसकी फॉलो पोजीशन होगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हमारे पास, अगर हम इस कंकैटिनेटेड नोड की बात कर रहे हैं तो ये इसका C1 की लास्ट पोजीशंस हैं 1 और 2, इसको हम कंकैटिनेट करेंगे इसके C2 की जो हमारे पास है, या ये समझ लें कि इसके सिबलिंग के फर्स्ट के साथ, इसको ध्यान में रखें। कंकैटिनेशन नोड में आपके पास 2 लीव्स हैं, one is C1, second one is C2। हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फॉलो पोजीशन, कि इसके C1 की लास्ट पोजीशन की हर एक एंट्री के लिए जो इसका फॉलो पोजीशन होगा वो इसके सिबलिंग की फर्स्ट की वैल्यू होगी। सो इट मीन, तो इसका सिबलिंग जो है वो C2 है, C2 की फर्स्ट पोजीशन 3 है, तो इसका मतलब है कि 1 के लिए जो फॉलो पोजीशन है वो 3 है और इसी तरह 2 के लिए जो फॉलो पोजीशन होगी वो भी हमारे पास 3 होगी। हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। और इसी तरह सेकेंडली हम बता रहे हैं इफ नोड इज नॉट अ कैट नोड एंड एल्स इफ n इज अ स्टार नोड, कि ये कैट नोड नहीं है बल्कि स्टार नोड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर ईच आई इन लास्ट पोजीशन ऑफ n, तो हमारे पास जो स्टार नोड की आप बात कर रहे हैं पार्टिकुलर नोड की, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द केस, दिस इज द स्टार नोड, तो उसमें हम क्या करेंगे? इफ n इज अ स्टार नोड फॉर ईच आई इन लास्ट पोजीशन ऑफ n, तो इस n की लास्ट पोजीशन में जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसकी ये फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इसकी लास्ट पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन की हर एक एंट्री के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास फॉलो पोज होगा, फॉलो पोज ऑफ I, दैट विल बी इक्वल टू फॉलो पोज ऑफ I यूनियन विद फर्स्ट पोज ऑफ n। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि इसकी लास्ट की हर एक वैल्यू की जो फॉलो पोजीशन है वो इसकी फर्स्ट की हर पोजीशन है। सो इट मीन फॉर दिस वन द फर्स्ट पोज इज 1, सॉरी, फॉर दिस वन द फॉलो पोजीशन इज 1, फॉर दिस वन द फॉलो पोजीशन इज 2। तो इस 1 के लिए फॉलो पोजीशन 1 और 2 दोनों है और इसी तरह इस 2 के लिए जो फॉलो पोजीशन है वो भी इसके 1 और 2 दोनों है। सो स्टैटिक की इस नोड की लास्ट के हर एलिमेंट के लिए, हर वैल्यू के लिए जो इसका फॉलो पोज है वो इसी के फर्स्ट की हर एक एंट्री जो है वो हम उसको कंसीडर करेंगे और इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ रूट
विल बी इक्वल टू एस नॉट के स्टार्ट स्टेट से हम इसको शुरू करेंगे इज द रूट फॉर द सिंटैक्स ट्री एंड डी स्टेट्स इज इक्वल टू एस नॉट एंड इज अनमार्क। ये हमने प्रोसीजर बताया कि किस तरह से हम एक्चुअल में स्टेट्स जो है वो उसको डिजाइन करते चले जाएंगे या स्टेट्स जो है वो हम उसको बनाते जाएंगे कि अल्टीमेटली जब हम फर्स्ट लास्ट और फॉलो पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो अल्टीमेट गोल ये है कि हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करें। तो ये डीएफए कंस्ट्रक्ट कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो हम बनाते जाएंगे और किन किन को स्टेट्स को जो है वो हम प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो इस तरह का प्रोसेस जो है वो हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। वहां पे हमने मार्क अनमार्क स्टेट्स का कंसेप्ट पढ़ा था जब हमने सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम के अंदर जो है वो अपनी स्टेट्स को विजिट किया था एनएफए से जब डीएफए में कन्वर्ट करते थे और अनमार्क को मार्क स्टेट के तौर पे फिर हम कंसीडर करते थे। तो ये उसी तरह का कंसेप्ट है लेकिन हम पहले इसमें प्रोसेस करेंगे कि किस तरह से हम ये प्रोसीजर जो है डीएफए कंस्ट्रक्शन के लिए फॉलो पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक टेबल बनाया है एंड वी हैव 3 कॉलम्स इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो थी उसके जितने भी लीव्स हैं उनको इन ऑर्डर आपने यहाँ पे राइट किया। आप देख सकते हैं दिस इज ए, वी हैव रिटन दिस ए है हियर और इसका जो लेबल है वो उसके साथ हमने मेंशन कर दिया है ए एट नोड पोजीशन 1 2 यहाँ पे आपको 2 जो है वो बी के अगेंस्ट मिल रहा है सो बी हैज वैल्यू 2, A has value 3, A has value 3, B has value 4, B के अकॉर्डिंग 4 है, B के अकॉर्डिंग ही हमारे पास यहाँ पे 5 है और 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपको हैश नजर आ रही है। सो दिस हैश अगेंस्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ 6। अब हमने फॉलो पोजीशन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने फ्रॉम बॉटम इसको स्टार्ट किया जिस ऑर्डर में हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था तो जब हमने देखा इसमें लीफ नोड्स हैं ये हमारा फॉलो पोजीशन के लिए कंसीडर नहीं होंगे। हम और पे गए ये भी कंसीडर नहीं होगा, हम स्टार नोड की बात करेंगे। तो स्टार नोड का रूल क्या है ये हम देख सकते हैं। इफ n इज अ स्टार नोड फॉर ईच आई इन लास्ट पोजीशन ऑफ n कि इसकी राइट साइड की हर एक एंट्री के लिए आपके पास इसका फॉलो पोजीशन क्या होगा कि फॉलो पोजीशन ऑफ आई यूनियन विद फर्स्ट पोजीशन ऑफ n मीन इसकी हर एक एंट्री के लिए इसकी जो फर्स्ट है हमारे पास वो इसका फॉलो पोजीशन कंसीडर होगा। सो फॉर दिस वन वी हैव द फॉलो पोजीशन दिस वन एंड 2, फॉर दिस 2 वी हैव द फॉलो पोजीशन एज 1 एंड 2। तो ये हमारे पास जो है वो इसके फॉलो पोजीशन होंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे राइट किए कर दिया है कि जैसे ही हमने इसको प्रोसेस किया चेक किया 1 के लिए फॉलो पोजीशन 1 2 और 2 के लिए फॉलो पोजीशन 1 2 तो हमने इनके करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग उसके फॉलो पोजीशन राइट करेंगे और 2 के करस्पॉन्डिंग इसके फॉलो पोजीशन यहाँ पे राइट करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव रिटन 1 2 एंड 1 2 हियर। अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू है, हम अभी फर्दर प्रोसीड करना है इसलिए हमने जो है इसको क्लोज नहीं किया। there is a possibility that new value can be added to that particular list. Okay. Next जब हमने चेक किया ये concatenated node है, this is a cat node और इसका वे क्या है for each I in last position of C1 के इसके C1 में this is the C1 each entry mean 1 and 2 इसका follow position क्या होगा the follow position of I union with first pose of C2। तो ये जो इसका C2 है इसका फर्स्ट पोज है उसके साथ यूनियन होगा। सो इट मीन एवरी एंट्री ऑफ C1 1 का जो हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट पोज वो 3 है और इसी तरह जो 2 का फर्स्ट पोज है वो हमारे पास 3 है। तो जब हमने इसको फाइंड किया तो अब हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे कि 1 के अगेंस्ट 3 और 2 के अगेंस्ट जो 3 है हमने उसको यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दी। वी विल प्रोसीड फर्दर। हम नेक्स्ट कैट नोड के ऊपर गए और वहां पे जब हमने इसको चेक किया अब हम इसका कैट नोड का जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं फॉलो पोजीशन। तो कैट नोड का फॉलो पोजीशन सेम है कि जो हमारे पास इसका C1 है जो कि उसकी लास्ट पोजीशन 3 है उसी का सिबलिंग जो होगा मीन उसकी राइट साइड पे
वो बेसिकली इसका फॉलो पोजीशन होगा। सो फॉर 3 वी हैव द फॉलो पोजीशन 4। तो ये हमने यहाँ पे इसको राइट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस किया। तो सेम केस है जो प्रीवियस में हम देख के आए। सो फॉर दिस कंकैटिनेटेड नोड दिस 4 will have the value of 5 as the follow position। तो हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे, ये हमने राइट किया और सिमिलरली हम नेक्स्ट प्रोसीड करके गए और इस कंकैटिनेटेड नोड के लिए ये जो 5 आपको C1 में लास्ट पोजीशन पे नजर आ रहा है, इसके लिए जो हमारे पास फॉलो पोजीशन है वो हमारे पास ये 6 है। तो हम 6 को यहाँ पे राइट करेंगे, हमने 6 को यहाँ पे राइट किया एंड फाइनली दिस 6 हैज नथिंग ऑन इट्स राइट साइड। तो ये फर्दर जो है वो इस पे आगे प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस 6 के अगेंस्ट जो है कोई फॉलो पोजीशन नहीं है। आप यहाँ पे अब एम्प्टी सेट का सिंबल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे डैश सिंबल जो है या जो है उसको भी राइट कर सकते हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने इसको राइट कर दिया। ये तमाम के तमाम कैट नोड और स्टार नोड जो है हमने उनको कैलकुलेट कर लिया है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फर्दर कोई हमारे पास जो है इसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी। अब हम इन तमाम फॉलो पोजीशंस जो है वो इसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये कंप्लीट सेट्स जो है वो उसको डिजाइन यहाँ पे कर लिया। अब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पोज, लास्ट पोज, नलेबल वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है और अब हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो टू इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द डीएफए हमने क्या करना है, अब हम जिस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं इसमें रूट नोड की फर्स्ट वैल्यू को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो इस ट्री में अगर आप देखें तो इसका जो रूट नोड है ये कंकैटिनेटेड कैट नोड जो आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास ये है 1 2 3। तो जब भी आप डीएफए बनाएंगे तो उसके लिए आपने इन वैल्यूज को यूज करना है। तो जब हमने इसको देखा, सो दिस विल बी द स्टार्ट स्टेट इन द डीएफए। इनको उठा के आपने डीएफए की स्टार्ट स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। इसको हम अभी करते हैं। सो यू कैन सी हियर इनिशियली हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग इनकी फॉलो पोजीशंस जो है उनको यहाँ पे राइट किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज द नोड 1 एंड दिस कैन हैव द रिलेशन अमंग 1 2 3। इस नोड 1 के अगेंस्ट जो है इसकी जो रिलेशन बनती है अदर स्टेट्स के साथ या नोड्स के साथ वो 1 2 3 है। तो आप देख सकते हैं हमने इस 1 को एज अ नोड एज अ स्टेट यहाँ पे ड्रॉ किया और इसका रिलेशन विद इटसेल्फ बनाया, इसका रिलेशन विद 2 बनाया और इसका रिलेशन जो है वो विद 3 जो है वो हमने राइट किया। इसी तरह जो हमारे पास नोड 2 है या स्टेट 2 हम बनाएंगे उसका रिलेशन भी नोड 1 2 3 के साथ होगा। सो यू कैन सी हियर 2 का रिलेशन विद इटसेल्फ है, 2 का रिलेशन विद 1 है, 2 का रिलेशन जो है वो विद 3 है। फिर हम 3 पे देखा तो 3 का रिलेशन 4 से है। सो 3 का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो 4 से है, 4 का डायरेक्ट रिलेशन 5 से है एंड नोड 5 का जो रिलेशन है वो हमारे पास नोड 6 के है। तो इस तरह से हमने ये एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है फॉर द फंक्शन फॉलो पोजीशन। तो ये वेरी सिंपल है। इसका कंप्लीट आइडिया आपको हो चुका होगा कि हमने इसको कैसे डिजाइन किया है। अब हम जो यहाँ पे रूट नोड के तौर पे हमने फर्स्ट को पिक किया था 1 2 3 को, इसको अब हम अपने डीएफए के अंदर एज अ स्टार्ट स्टेट के तौर पे बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं फॉर स्टेप 4 वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द डीएफए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिजाइन अ स्टेट विद लेबल एज 1 2 3। तो 1 2 3 के तौर पे हमने एक स्टेट यहाँ पे बनाई है और उसको एज अ स्टार्ट स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टेबल को देखेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है और उसके अकॉर्डिंग जो है अब हम फर्दर ये डीएफए की कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको करते चले जाएंगे। सो यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े से कंसीडर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 हम देखेंगे कि नोड 1 2 एंड नोड 3 इनकी पॉसिबिलिटीज क्या है फॉलो पोजीशंस के अंदर। तो यू कैन सी है फॉर नोड 1 you have the letter A. For node 2 corresponding the letter is B. For node 3 we have corresponding letter as A. तो A B A तीन लेटर हैं आपके पास 3 नोड्स के अगेंस्ट 1 2 3 के अगेंस्ट।
अब अगर इनमें सिमिलैरिटी देखें तो 1 नोड के अगेंस्ट भी ए है और 3 नोड के अगेंस्ट भी हमारे पास ए है। अब हमने इनकी फॉलो पोजीशंस को यूनियन करना है कि कौन कौन सी फॉलो पोजीशन जो है वो इनके अगेंस्ट आपको मिल सकती है। तो इस 1 और ए के अगेंस्ट जब हमने चेक किया तो फॉलो पोजीशंस 1 2 3 हैं और इसी तरह 3 के अगेंस्ट हमने ए को चेक किया तो इसकी फॉलो पोजीशन हमारे पास 4 है। सो कलेक्टिवली 1 2 3 4 ये वो वाली हमारे पास फॉलो पोजीशंस हैं जो आप इनमें से स्टेट या नोड में से 1 और 3 के सिमिलर ए नोड होने की बेसिस पे आप पिक कर सकते हैं। सो ड्यू टू दैट रीजन कि अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो 1 2 3 एंड 4 का मिल रहा है कि इस स्टेट पे रहते हुए जब आपको लेबल ए मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 3 के अगेंस्ट, अगर लेबल ए मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेट जो कि आप विजिट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं उसका लेबल होगा 1 2 3 4। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हमने स्टेट बनाई न्यू 1 2 3 4 और जो जिसमें हम बता रहे हैं कि जब भी आपको इस स्टेट पे ए लेबल मिलेगा आप 1 2 3 पे चले जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास स्टेट 2 नोड 2 था उसके करस्पॉन्डिंग लेटर हमारे पास बी है और उसके अगेंस्ट जो फॉलो पोजीशंस आप फाइंड कर सकते हैं वो 1 2 3 है। So actually we are at this stage at state 1 2 3. So if you read letter B you will remain in that particular state 1 2 3. DFA के अंदर हम ये बारहा पढ़ चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा कोर्स के अंदर भी और कंपाइलर में भी ये डिस्कशन हुई है कि हर स्टेट पे हर लेबल को एग्जैक्टली वन टाइम आपने यूज करना है। तो इस स्टेट पे रहते हुए हमने ए को जब चेक किया हमारे लेबल भी 2 हैं इस पूरे जो इनपुट पैटर्न है इसके अंदर, तो हमने चेक किया कि ए के अगेंस्ट हम जो है वो न्यू स्टेट क्रिएट कर रहे हैं और बी के अगेंस्ट जो है वो हम सेल्फ लूप जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास जो न्यू स्टेट बन चुकी है वो 1 2 3 4 है। अब हम इसके ऊपर देखेंगे कि 1 2 3 4 के ऊपर पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है, डीएफए फर्दर कैसे बनेगा। 1 2 3 4 सो दीज आर 1 2 3 4। सो 1 के अगेंस्ट आपने चेक करना है ए है, 2 के अगेंस्ट आपके पास बी है, 3 के अगेंस्ट आपके पास ए है और 4 के अगेंस्ट आपके पास बी है। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 के अगेंस्ट जो है वो आपके पास लेबल ए है, 2 और 4 के अगेंस्ट आपके पास लेबल जो है वो बी है। तो सिमिलरली 1 और 3 के अगेंस्ट जब आप ए लेबल आपको मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉलो पोजीशन है वो 1 2 3 और यहाँ पे आपको 4 मिल रही। अगेन 1 2 3 4। तो इस स्टेट पे जब भी आपको लेबल ए मिलेगा आप इसी स्टेट पे जो है वो रिपीट करेंगे क्योंकि आपको रिजल्ट में 1 2 3 एंड 4 जो है वो मिल रहा है। लेकिन जब बी लेटर आपको मिलेगा तो उसकी जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो 2 एंड 4 है। तो यहाँ पे चेक करें 2 पे बी तो यहाँ से हमें 1 2 3 मिला और 4 पे बी इससे हमें 5 मिला। सो जब कंबाइन हमने किया तो ये हमारे पास बन गया 1 2 3 एंड 5। सो इट मीन डेफिनेटली वी हैव टू डिजाइन अनदर स्टेट। तो जब हमने इसको प्रोसेस किया आप देख सकते हैं हमने नई स्टेट बनाई 1 2 3 5 के साथ कि जब आपको लेटर बी मिलेगा लेबल बी मिलेगा तो आप प्रोसीड करेंगे स्टेट पे और लेकिन जब आपको लेबल ए मिलेगा तो आप इसी के ऊपर 1 2 3 4 वाली स्टेट के ऊपर रिपीट करेंगे। अगेन अब इसके ऊपर ए बी का प्रोसेस हो चुका, इस स्टेट पे भी ए बी देख लिया, अब न्यू स्टेट डेजिग्नेट हुई है, इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि ए और बी की ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है। सो 1 2 3 5 अगेन 1 2 3 एंड 5। तो 1 और 3 जो है ये आपको करस्पॉन्डिंग टू ए है और 2 एंड 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू बी है। ओके, तो जब 1 और 3 को हमने चेक किया ये अगेन आपको 1 2 3 4 दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां से अगर आपको ए मिलेगा तो आप रिटर्न बैक होंगे 1 2 3 4 पे और यहां से आपको 2 एंड 5 मिल रहा है बी के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको बी मिलेगा तो 1 2 3 एंड 6 जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगेन अ न्यू स्टेट विल बी डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नई स्टेट बनाई 1 2 3 5 पे जब आपको ए मिलता है तो रिटर्न में आप 1 2 3 4 पे जा रहे हैं। सो यू हैव टू
गिव दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन कि अगेन 1 2 3 4 पे आप जा रहे हैं और बी मिलने के ऊपर जो है आप न्यू स्टेट जो है उसको क्रिएट करें 1 2 3 6 की फॉर्म में। अब अगेन ये स्टेट है, इसके ऊपर हमने ए बी को फाइंड करना है 1 2 3 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 6। तो 1 और 3 के अगेंस्ट तो सेम ए लेबल है, तो जब आप इसके ऊपर ए को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अगेन इस 1 2 3 4 जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब बी रीड करेंगे तो क्या होगा, वी हैव 2 एंड 6। तो 2 के अगेंस्ट बी है और लेकिन 6 के अगेंस्ट जो है वो हैश है, सो इट मीन इट गिव यू नथिंग। और लेकिन जो बी है ये आपको 1 2 3 दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ से जब आपको बी मिलेगा तो आप 1 2 3 में जाएंगे, यानी कि इस फर्स्ट स्टेट में जाएंगे, और जब आपको लेटर ए मिलेगा तो आप यहाँ से जो है वो 1 2 3 4 पे जाएंगे। ओके, तो जब हमने इसको डिजाइन किया तो ये आप देख सकते हैं कि लेवल ए मिलने पे आप 1 2 3 4 में जा रहे हैं और लेटर बी मिलने के ऊपर आप इसमें स्टेट फर्स्ट यानी कि 1 2 3 पे जा रहे हैं। अब इसमें स्टेट के भी लेवल ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हर स्टेट पे लेवल ए और बी जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो फाइनल स्टेट हमने डिसाइड करनी है, इसमें इस पूरे डीएफए के अंदर कौन सी स्टेट फाइनल है, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग अब पॉसिबल नहीं है। तो जिस भी स्टेट में आप इस सिंबल का नोड यूज करेंगे, ये जो कि फाइनल सिंबल है हैश सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जिस नोड के अगेंस्ट होगा और वो नोड जिस पार्टिकुलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी हम उसको फाइनल कंसिडर करेंगे। तो यू कैन सी हियर दिस इज द 6 और 6 जो है वो इस स्टेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो किसी और स्टेट में नहीं है। जिस भी स्टेट के अंदर ये 6 होगा, चाहे वो एक स्टेट में हो, दो में हो या ज्यादा में हो, आपको स्टेट को फाइनल बनाना पड़ेगा। सो ड्यू टू दैट रीजन वी हैव डेजिग्नेटेड दिस स्टेट एज द फाइनल। So the state corresponding to hash is designed as the final state and this process has been completed successfully. तो इस तरह से हमने जो है वो इसको कंप्लीट किया है कि एक गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन की बेसिस पे हम डायरेक्टली जो है उसका डीएफए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज द टारगेटेड डीएफए। ये पहला प्रोसेस था हमारा जो हमने कंप्लीट किया है। अब हम जाएंगे सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ ए डीएफए है। वो कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएफए एंड इन इट वी हैव द 5 स्टेट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी एंड ई। और इसके मुकाबले में जब हमने इसी डीएफए को किसी वे के अंदर कन्वर्ट किया है तो हमारे पास जो स्टेट्स बनी है वो 4 है, स्टेट्स ए बी डी एंड ई। तो सी स्टेट जो है वो यहाँ से हमने डिस्कार्ड कर दी है। अब वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करते हुए हम अपनी पार्टिकुलर डीएफए की स्टेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टेट्स तक हम लेके जा सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी, but this is not the possibility for every case. In some cases we will be able to minimize the number of states for a particular DFA. तो इस केस में 5 स्टेट का DFA आपके पास बना हुआ था, हमने इसको रिड्यूस कर दिया है 4 स्टेट्स के ऊपर। सो दिस इज द मिनिमाइज्ड स्टेट्स DFA। अब ये प्रोसीजर कैसे होगा, उसके लिए इसका एक मेथड है कि हम किस वे के अंदर इसको डिजाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट इनिशियल पार्टीशन ऑफ एस विद 2 ग्रुप्स एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग। इनिशियली आप 2 ग्रुप्स डिजाइन करेंगे जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो स्टेट्स एक्सेप्टिंग है मीन फाइनल स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लें और जो स्टेट्स हमारे पास नॉन फाइनल है उनका एक ग्रुप बना लें। तो इनिशियली अगर हम इसके ऊपर देखें तो ए बी सी और डी ये नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, हम इनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे। और जो एक्सेप्टिंग स्टेट है जिस तरह के ई है इसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। सो इनिशियली वी विल पार्टीशन आवर states into 2 groups. One will be labeled as accepting states and other one will be considered as the non-accepting states. तो इस तरह से हम इसको partition करेंगे। So construct new group, आप new group बनाएंगे for each group G of this set. Do begin number 1 partition G into subgroups such that 2 states S
T of G are in the same subgroup if and only if for all symbols A states S comma T, this is the state, this is the label, have transitions on A to states of the same group of this particular group. So and replace G in new group by the set of all the subgroups. हम इसको किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हमारे लिए इस बाकायदा एल्गोरिदम को, इस बाकायदा प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। For example, this is the DFA. We have 5 states A, B, C, D and E. Okay. So इसमें हमारे पास 2 टाइप की ट्रांजिशंस आपको नजर आ रही हैं। एक आपको रेड कलर के अंदर ट्रांजिशंस जो है इसको हम लेबल कर रहे हैं एज द लेबल A, और जो हमारे पास ब्राउन कलर मैरून कलर के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रही है ट्रांजिशन, हम उसको B के साथ जो है वो लेबल कर रहे हैं। सो इट मीन कि हमने यहाँ पे जो है वो लेबल्स के नाम नहीं लिखे, लेकिन ट्रांजिशंस के कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रेड कलर जो है वो A है और अदर कलर जो है हमारे पास, हम उसको B की ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हैं। इनिशियली हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज द G1 एंड दिस इज द G2। इन G1 वी हैव द एक्सेप्टिंग स्टेट दैट इज द ओनली E, एंड इन नॉन एक्सेप्टिंग सेट वी हैव द स्टेट्स A, B, C, D। 4 स्टेट्स जो है वो हमने यहाँ पे राइट कर दी A, B, C, D। ओके, ये आपकी चॉइस है, आप G1 को A, B, C, D का नाम दे दें, आप G2 को E का नाम दे दें, या जिस तरह आपके सामने है आप इस तरह भी इनको नाम दे सकते हैं। अब जिस ग्रुप में स्टेट ही एक है उसकी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसमें लिख दिया कि यहाँ पे कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। अब जिन ग्रुप्स में मोर देन 1 स्टेट्स हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जो है वो फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपने ये चेक करना है कि आपका जो पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर लेबल है क्या वो आपको आपके ग्रुप में से बाहर लेके जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हमने कैपिटल ए पे चेक किया ए को, तो आप देख सकते हैं दिस इज द रेड एंड दिस एट पार्टिकुलर स्टेट ए। अगर आपको इस पार्टिकुलर ए स्टेट पे लेटर ए मिलेगा तो आप बी में जाएंगे, यानी कि आप इस ग्रुप के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद बी के ऊपर ए स्टेट को जब चेक किया तो ये लूप कर रहा है, सो इट मीन अगेन आप इसी ग्रुप में रहेंगे। और अगर आप सी के ऊपर इस लेबल ए को चेक करें तो ये आपको बी में लेके जा रहा है, मीन आप इसी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह आपके पास जो है वो डी की बात करें तो डी पे जब आप लेबल ए को रीड करेंगे तो आप बी में जा रहे हैं, अगेन यू आर इन दिस सेम ग्रुप। So due to that reason we are writing here that A transition belongs to group 2 के जब भी आपने अपनी हर स्टेट के ऊपर लेबल ए को चेक किया, ये आपको इसी ग्रुप में यानी कि G2 ग्रुप के अंदर जो है वो रख रहा है। जब आपने बी को चेक किया इसमें हर एक स्टेट के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हैं दिस इज द स्टेट ए, जब लेटर बी मिलेगा इस पे तो कलर की आप देख सकते हैं चेंज है, सो इट विल लीड्स यू टू द स्टेट सी। तो इससे आप स्टेट सी में जाएंगे, आप इसी ग्रुप में रहेंगे। और बी स्टेट के ऊपर जब आपको ये लेबल बी मिलेगा तो आप डी में जा रहे हैं, अगेन आप इसी ग्रुप के अंदर हैं। और सी के ऊपर जब आपको लेबल मिलता है तो आप अगेन इसी में रिपीट करते हैं, सो यू आर अगेन इन दिस ग्रुप। और जब आपको डी के ऊपर ये लेटर बी मिलता है तो आप ई में जाते हैं। सो ई डजंट बिलोंग टू दिस ग्रुप, so E belongs to other group, so that is the reason we are writing here कि B लेबल मिलने पे आप G2 में भी जा सकते हैं, मिल जाते हैं, और इसके साथ आप G1 जो है वो उसके अंदर भी है, so G2 में भी रहते हैं और G1 में भी जा सकते हैं। तो जो G2 में आपको रखने वाली ट्रांजिशंस हैं B की, वो किन किन स्टेट्स के ऊपर है, वो स्टेट ABC के ऊपर है, आपने देखा था A के ऊपर, और इसी तरह बी के ऊपर और सी के ऊपर जो ट्रांजिशन है वो आपको इसी ग्रुप में रखती है G2 में। और G1 में कौन सी आपको लेके जा रही है ट्रांजिशन, इसकी डी स्टेट्स वाली ट्रांजिशन जो है वो आपको ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर जो वो लेके जा रही। अब मेरा ख्याल है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात आपको क्लियर है तो इसके अकॉर्डिंग अब ये फॉर्मूलेशन कुछ आपको समझ आ सकती है।
So construct initial partition of S with two groups accepting and non accepting. ये प्रोसेस हमने कर लिया है, एक्सेप्ट नॉन एक्सेप्ट के दो ग्रुप बना लिए हैं. कंस्ट्रक्ट न्यू ग्रुप, कब न्यू ग्रुप बनाएंगे? फॉर ईच ग्रुप जी ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टीशन, के जब भी आपके पास ऑलरेडी ग्रुप मौजूद होगा और उसके ऊपर आप ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे. सो पार्टीशन जी इनटू सब ग्रुप्स such that two states S, T on of G are in the same subgroup if and only for all symbols A states S, T have transition on A to states of the same group. क्या आप अपने ग्रुप में ही रहेंगे अगर उसमें एक पार्टिकुलर जिस तरह लेबल A की ट्रांजिशन है, अगर वो आपको उसी ग्रुप की जो स्टेट्स हैं उसी के अंदर आपको विजिट करवाती है. रिप्लेस G इन न्यू सेट बाय द सेट ऑफ ऑल दी सब ग्रुप्स. तो आप फिर जो है इन ग्रुप्स के नेम जो है अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको राइट कर देंगे. फिर आपने क्या करना है? कंपेयर न्यू ग्रुप एंड एग्जिस्टिंग ग्रुप. इफ इक्वल, अगर एग्जिस्टिंग और ओल्ड दोनों बराबर है, then the final group will be equal to the actual group. Then proceed to step number 4. Else set existing group or the group set is equal to new group and go to state number 2. यानी कि जब आपका न्यू ग्रुप बनता जाएगा, आप जो है वो उसको ट्रांजिशन की बेसिस पे उसको ग्रुप की डिवीजन पार्टीशन करते चले जाएंगे. और अगर आपके पास वो उसकी जो ट्रांजिशन है वो उसी ग्रुप के अंदर आपको रखेंगी, तो फिर आपको ग्रुप को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं होगी. एग्रीगेट स्टेट्स बिलोंगिंग इन द ग्रुप ऑफ फाइनल. तो जो जिस ग्रुप के अंदर स्टेट्स आ रही हैं उसको वहां पे फाइनलाइज करते हैं. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इस प्रोसीजर को कर चुके हैं, G1 G2 के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को बना चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ग्रुपिंग चेंज होगी. अब हमारे पास एक ग्रुप है E का, एक ग्रुप आपके पास अब बनेगा ABC का, और एक ग्रुप आपके पास जो है वो बनेगा D का. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने तीन ग्रुप्स बना दिए. वन ग्रुप इज रिप्रेजेंटिंग ABC, सेकंड ग्रुप इज लेबल्ड एज D, थर्ड ग्रुप इज लेबल्ड एज E. तो इसमें ये देखें यहाँ पे हमारे पास G1 जो है उसका नाम हमने E रखा था और G2 का नाम हमारे पास ABCD था. यहाँ पे जो हमने चेंज कर दिया, अब ABC को हम G1 कह रहे हैं. तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका लेबल जो है ग्रुप्स का वो मैटर नहीं कर रहा. हम जितने ग्रुप्स बनाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज उसमें स्टोर कर सकते हैं. तो ये जिस तरह हमने इसको ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके लेबल चेंज किए तो ये पॉसिबल है. Okay, so now we have three groups ABC as in group number 1, D in group 2 and E in group 3. So according to that, D is a single state, so we will have no change in it. E is a single state, we will have no change in it. इसमें further group की division possible नहीं. इसी तरह जो ABC है इसको चेक किया जब हमने, तो A के ऊपर आप जब लेबल A को चेक करें तो आप देख सकते हैं A के ऊपर लेबल A आपको B में लेके जा रहा है और B के ऊपर लेबल आपको B में ही रख रहा है और C के ऊपर लेबल जो आपको B में लेके जा रहा है. सो अगेन दिस A जो है वो आपको सेम ग्रुप के अंदर रख रहा है यानी कि G1 के अंदर, और इसके मुकाबले में जो लेबल B है उसको चेक करते हैं. A पे B मिलेगा आप C में जाएंगे सेम ग्रुप में, B पे आपको B मिलेगा तो आप D में जाएंगे. लेकिन आप ग्रुप चेंज कर रहे हैं. और इसी तरह C पे अगर आपको B मिलेगा तो आप ग्रुप चेंज नहीं कर रहे, उसी में रह रहे हैं. तो इसका मतलब है कि B के ऊपर जो है वो ग्रुप चेंज हो रहा है. तो इट मीन B कैन गिव यू वैल्यू ऑफ G1 एंड G2. स्प्लिट कर रहा है ग्रुप्स को, और G1 के अंदर आपके पास AC है और G2 अदर ग्रुप जो है वो B स्टेट का है जो आपको D में लेके जा रहा है. इसलिए हमने इन ग्रुप्स को स्प्लिट कर दिया, एक अब AC और एक B है. इसका मतलब अब ओवरऑल एक और ग्रुप का इजाफा हो गया, न्यू ग्रुप्स जो है हमारे पास 4 हो जाएंगे. सो दिस इज द वे G1 G2 G3 G4. इन दिस वे 4 ग्रुप्स हमारे पास बन चुके हैं और इन सब को हमने बता दिया कि इनमें कोई चेंज फर्दर पॉसिबल नहीं है. अब A और C जो है हमारे पास ये दो स्टेट्स थी, लेकिन हम फिर भी इसके लिए लिख रहे हैं कि नो चेंज है. व्हाट इज द रीजन? रीजन सिंपल है कि इन दोनों का जो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है या ट्रांजिशंस है वो सेम है. ए के ऊपर लेबल ए को चेक करें, ये आपको बी में लेके जाता है. सी के ऊपर लेबल ए को चेक करें, वो भी आपको बी में लेके जा रहा है.
सी के ऊपर बी को चेक करें, ये आपको उसी स्टेट पे रखता है। ए के ऊपर बी को चेक करें, ये आपको सी में लेके जा रहा है। सो ए या सी के ऊपर जब आप लेबल ए या बी को रीड करते हैं तो उन दोनों की डायरेक्शन और मूवमेंट जो है वो सेम है। ए के ऊपर ए रीड करेंगे तो बी में जाएंगे, सी के ऊपर भी ए रीड करेंगे तो बी में जाएंगे। सी के ऊपर ए के ऊपर बी रीड करेंगे तो सी में जाएंगे, और सी के ऊपर बी रीड करेंगे तो सी में ही रहेंगे। So it means both of A and C have similar transitions. So due to that reason, we are saying that there is no change in these two states. अब इन दोनों में चेंज नहीं है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि दोनों का एक्शन जो है वो सिमिलर है। तो हम इन दोनों स्टेट्स में से एक स्टेट को रिड्यूस करके जो है वो पॉसिबल है कि हम एक नया डीएफए जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पे एक स्टेट जो है वो सी उसको ए के अंदर मर्ज कर दिया है। तो अब ए और सी एक ही स्टेट के नाम है, हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया है ए के साथ। और जितनी सी की ट्रांजिशंस थी अब और टूवर्ड्स सी थी, जितनी ट्रांजिशंस आपको अब सी की तरफ जाती नजर आ रही हैं वो तमाम ट्रांजिशंस अब ए की तरफ जाएंगी, क्योंकि सी और ए को हमने एक ही नाम दिया है, सी को हमने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। और जो सी की आउटगोइंग ट्रांजिशंस होंगी वो तमाम आउटगोइंग ट्रांजिशंस निकलेंगी ए के साथ। तो दो चीजें हैं, ए और सी हमने ये देखा है कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं इन दोनों की जो प्रोसेसिंग है वो सेम थी। हमने इस वजह से सी को यहाँ से रिड्यूस किया है। तो सी की जितनी भी आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं वो तमाम की तमाम अब ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और सी की तरफ जितनी इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं उनको हम लेबल करेंगे ए के साथ, यानी उनको कनेक्ट करेंगे ए के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेट ए है, इसके ऊपर हम जब ए को रीड करते हैं तो हम बी पे जा रहे हैं, डेफिनेटली हम बी पे जा रहे हैं। और इस ए के ऊपर जब आप लेटर बी को रीड करते हैं तो आप सी में जा रहे हैं। अब सी स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करती, सी इटसेल्फ ए बन चुकी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ए पे आपको लेटर बी मिलेगा तो आप ए पे ऊपर ही रिपीट करेंगे। इसी तरह बी की बात करें, लेवल ए मिलेगा तो रिपीट करेंगे, आप रिपीट कर रहे हैं। और जब इसके ऊपर आपको लेटर बी मिलेगा तो आप डी में जाएंगे, आप यहां से डी में जा रहे हैं। डी के ऊपर आपको लेटर ए मिलेगा तो बी में जाएंगे, आप रिटर्न बैक हो रहे हैं। और बी मिलेगा तो आप ई पे जाएंगे, डेफिनेटली आप ए जाए। ई के ऊपर आपको लेटर ए मिलता है तो आप देखें आप बी में जा रहे हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं आप बी में जा रहे हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पे लेवल बी मिलेगा तो आप स्टेट सी के ऊपर जा रहे हैं। तो अब सी स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए डेफिनेटली आप यहाँ से जो है वो रिटर्न बैक होके कहाँ पे जा रहे हैं, वो स्टेट ए की तरफ जो है वो उसको मूव कर रहे। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो ई के ऊपर आपको लूप नजर आ रहा है ये एक्स्ट्रा है, हम इसको यहाँ से वे ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया है, और इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो है स्टेट मिनिमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और डीएफए है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 5 हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और एफ के नाम से। और इसको जब हमने प्रोसेस किया तो जो मिनिमाइज्ड डीएफए हमें मिला वो यहाँ पे ए सी डी और बी एफ की फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसको प्रोसेस कर सकते हैं कि किस तरह से गिवन डीएफए के ऊपर जो है वो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है। ओके, ये कुछ हमारे पास टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ्स हैं कि किस तरह से हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी है रिलेटेड टू when we are converting regular expression to NFA, and time and space complexity when we are converting regular expression to DFA। तो RE का NFA में और RE से DFA की कन्वर्जन में जो स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, ये उनकी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो जो दो मेजर टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो नंबर 1 हमारे पास
जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की डीएफए में डायरेक्टली कन्वर्जन थी, और दूसरे नंबर पे हमने डीएफए की स्टेट मिनिमाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको चेक किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।